प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तानी मईशत को जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, वहीं पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस ट्रेड की वजह से एक पूरी ब्लैक मार्केट इमर्ज हो रही है। अब ये मसला है क्या और इसका हल क्या है, ये पहले तो मैं आपको ये मसला समझा देता हूँ, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको सिचुएशन सारी सामने आ जाए, फिर हम जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान का मामला क्या है। अफगानिस्तान खुश्की से घिरा एक मुल्क है, लैंड लॉक कंट्री जिसे कहते हैं। इसे समुद्री तजारत के लिए पाकिस्तान की मदद हासिल रही है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते दुनिया भर से अशिया इंपोर्ट करता है। मुआहदे के तहत अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के रास्ते दरामद शुदा अशिया पर टैक्सेस और ड्यूटीज की छूट है। इस मुआहदे के गलत इस्तेमाल के बायस अफगानिस्तान की जानिब से इंपोर्ट करदा अरबों डॉलर्स की अशिया पाकिस्तान में फरोख्त कर दी जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान ने 4 अरब डॉलर्स की दरामदात की, जबकि इस बरस दरामदात की मालियत 6.71 अरब यानी $6.25 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की जिन दरामद शुदा अशिया में इजाफा हुआ है, इनमें मसनूई फाइबर, बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात और टायर ट्यूब वगैरह शामिल है। अब ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामद शुदा ये अशिया या तो अफगानिस्तान पहुंचती ही नहीं है, और अगर पहुंच भी जाएं तो पाकिस्तान स्मगल होकर वापस आ जाती हैं। इस स्मगलिंग से एक तरफ पाकिस्तान को रेवेन्यू की मद में अरबों का नुकसान होता है, तो दूसरी जानिब ड्यूटीज और टैक्सेस भर के अशिया मंगवाने वाले पाकिस्तानी ताजिर जो हैं उनको भी एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, और इसके नतीजे में एक ब्लैक मार्केट जो है वो भी इमर्ज कर रही है। अब ये मसला जो कि पैदा हो चुका है, पाकिस्तान इसको डील कैसे करेगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ मुआहिदों की वजह से सर्टन पाबंदियों का भी शिकार है, और ऐसे में ये जो अफगानिस्तान एक गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, उसको ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता, यानी पाकिस्तान उसको चलने भी नहीं दे सकता। तो हल क्या है, रास्ता क्या है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर के। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब को खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर वक़ार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं। ब्रिगेडियर साहब खुशामदीद। और मुमताज़ बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ है 92 के पेशावर में। मुमताज़ बंगश साहब, आपको भी खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये जो मसला हमने आपके सामने रखा है, एक पूरी ब्लैक मार्केट इमर्ज हो गई है, और ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, अगरचे एक एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान भी पाबंद है, लेकिन उसी एग्रीमेंट के तहत फिर अफगानिस्तान भी तो पाबंद है। फिर वो अशिया जो अफगानिस्तान जानी चाहिए, जो ड्यूटी फ्री हैं, वो पाकिस्तान में फरोख्त क्यों हो जाती हैं। तो ये मसला कितना बड़ा बन गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जी, आई थिंक इसकी बाकी अगर शिकें देख लें जो अफगानिस्तान पे लागू होती हैं, उसमें बड़ा क्लियर है कि कोई ऐसी चीज़ इंपोर्ट नहीं की जाएगी जो पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी के लिए लेट्स से अफेक्ट करती हो और कंपेटिटिवनेस में उसका फ़र्क आता हो। तो ये भी इसकी शिक है, यू कैन नॉट इम्पोर्ट समथिंग एंड देन री एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान जो पाकिस्तान की अपनी ट्रेड को अफेक्ट करे। अच्छा, ये तो आई वुड से कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, ये तो किसी हद तक फिर एक देयर इज अ वेक्टर। अगर आपकी ग्वादर या कराची की पोर्ट और वहाँ से उसने जाना है चमन या तोरखम बॉर्डर पे, तो उसके डिफाइंड रूट्स हैं, रेलवेज भी है इसके अंदर, और रोड नेटवर्क भी है। सो उसमें किसी हद तक आप कह लें कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम तो है। लेकिन असल में इसके अलावा जो है, जो बड़ा इशू बना हुआ है इसके साथ मिक्स होके, वो है पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर। अब जिस तरह सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये आई थिंक दिस इज मोर डेंजरस दैन अफगान ट्रांजिट ट्रेड। सो अफगान ट्रांजिट ट्रेड डेफिनेटली एक उसकी आप कह लें कि स्ट्रीम है, दूसरी स्ट्रीम जो है वो ईस्ट वेस्ट चलती है, एंड दैट इज जो पंजाब सिंध में मैन्युफैक्चरिंग होती है स्पेशली गुड्स की, उसके बाद ग्रेन है, शुगर है, एंड देन यू ऐड डॉलर। सो आई वुड से ये 5-6 चीज़ें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं, और इसमें मिस यूज़ ऑफ अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी है, जिसके अंदर अंडर इनवॉइसिंग है, फिर ऐसी चीज़ें मंगवाई जा रही हैं जो शायद अफगानिस्तान में कंज्यूम ही नहीं होनी, और वो या तो कराची ही में ऑफलोड होके, यानी माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहीं से जो है वो विद इन आवर्स जो है वो आगे खाली करके और आगे मार्केट में आ जाता है। देयर इज एन एस्टीमेट कि जो सिर्फ स्पेयर पार्ट है, कपड़ा है, और किसी हद तक टायर्स वगैरह जो हैं, ये जो पाकिस्तान की 5-6 बड़ी सो कॉल्ड बड़ा मार्केट्स हैं, इसमें कराची है, पेशावर है, लाहौर, उसके बाद पिंडी, इस्लामाबाद, मर्दान, एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप हिंटरलैंड में नीचे चले जाएं तो सदर्न पंजाब में,
इसमें तकरीबन $35 बिलियन का ये सामान पड़ा हुआ है विच हैज बीन अकोमोलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट इमेजिन कि इसने कितना डैमेज किया है आपकी समीडा को। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री है, स्पेयर पार्ट्स आपके भी हैं जो बनते हैं यहाँ पे। 25 करोड़ का ये मुल्क है। सो इट्स अ ह्यूज माफिया। तो इसके अंदर ये सिर्फ नहीं है कि लेट्स से अफगानिस्तान नहीं पहुंचा, ये कराची में ही ऑफ लोड होता है। लेट्स से अगर पहुंचा है तो अफगानिस्तान में क्रॉस किया, फिर ऊँटों और खच्चरों पे वापस आया। सो देयर इज आई थिंक जो कंट्रोल मैकेनिज्म है बॉर्डर का वो लोग इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर बड़े बड़े माफिया डॉन्स हैं जो मे भी आपके असम्बलियों में बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर आप डॉलर को ऐड करें, $5 मिलियन आर साइफन टू अफगानिस्तान एवरी डे। इट बी सरप्राइजिंग फिगर, ये ब्लूमबर्ग की फिगर है। और अभी आई थिंक जब इस पे क्रैक डाउन हुआ तो लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी रुपये ने अप्रिशिएट किया बाय 15%, लेट्स से एक हफ्ते में या 10 दिन में। और अफगान करेंसी ओपन मार्केट में 15% ही डिप्रिशिएट हुई है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो मैथमेटिक्स बड़ा क्लियर है कि किधर जा रहा था अदर देन होर्डिंग जो है। सो ऑल टोल्ड दिस आई थिंक मेन थिंग इज टू फोकस ऑन पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर एंड अफगान ट्रांजिट ट्रेड इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। आई वुड से उसका शायद ये हाफ भी नहीं बनता। सही है। अब इसमें बिल्कुल सही है, कॉम्प्लेक्स इशू इस तरह से बन गया है कि अब इसमें माफियाज जो हैं वो आ गए हैं। अब इसमें मोहम्मद अली साहब मसला ये है, और ये बड़ी सादा सी बात है समझना। फ़र्ज़ कीजिए आपने टायर मंगवाने हैं, अब पाकिस्तान का जो ट्रेडर है वो ड्यूटीज़ पे करके टायर मंगवाएगा, लेकिन अफगानिस्तान जो अपने लिए टायर मंगवा रहा होगा वो ड्यूटी फ्री होंगे क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में उसको ड्यूटी पे नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो यहीं भेज देगा तो वो सस्ते बिक जाएंगे, तो लोकल मार्केट जो है वो तो तबाह हो जाएगी। सादा सी बात है, ये क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक है कि बहुत अरसे से जब से अफ़गानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तकरीबन 44 साल पहले, तो ये एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जिससे सरफ नज़र रहा है फॉर वट एवर रीज़न। हमारा फोकस ट्रेडिशनली जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर या कन्वेंशनल टाइप ऑफ थ्रेट से रहा है। तो और दूसरी बात ये कि हमने अफ़गान भाइयों को जिस तरह अपने घर में पनाह दी, उनको इज्जत दी, अकोमोडेट किया, वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में तारीख़ में शायद ही इसकी कोई मिसाल मिलती हो। अगर आप दूसरे ममालिक को देखें, ईरान को देखें और दीगर तुर्की को देखें, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट जोन से शाम से लोग तुर्की में जाते हैं या ईरान में लोग गए अफ़गानिस्तान से, तो उनका तर्ज़ अमल बहुत मुख्तलिफ था। उनको बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्ज़र्वेशन में और कैंप्स में रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया था। उनको इस तरह खुले बंदों फिरने की इजाज़त नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि इन हाइंडसाइट हमें भी अगर इस तरह की एहतियात बरतते तो बहुत सारे जो मसाइल हैं स्मगलिंग के, ड्रग्स के, क्लाशनकोफ कल्चर के, जराइम के और सोशल और अखलाकी मसाइल भी जो बाद में पैदा हुए, उनमें शायद कमी आती। अब आते हैं असल मसले की तरफ। तो अब देखें, असल में जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्ट बॉर्डर है ना हमारा वेस्ट का, इससे 3 हमारे नेशनल सिक्योरिटी के बड़े मसले पैदा होते हैं। और ये सिर्फ इकॉनमी नहीं है इसका ताल्लुक़ कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है या आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो रही है या स्मगलिंग हो रही है। दूसरा मसला, उन्हीं रास्तों को आप देखें टेररिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उन्हीं रास्तों को मुनशियात फ़रोश और मुनशियात की स्मगलिंग भी होती है। ठीक है। तो असल में जब आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को देखते हैं तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी को जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो आपके मगरबी बॉर्डर के सॉफ्ट होने की वजह से हैं। और आपका जो सॉफ्ट बॉर्डर से क्या मुराद है? सॉफ्ट बॉर्डर से मुराद ये है कि बदकिस्मती से जितना इफेक्टिव आपके बॉर्डर का कंट्रोल ऑब्वियसली ईस्टर्न बॉर्डर पे है, उतना बदकिस्मती से मगरिब में नहीं है। और उन्हीं रास्तों को, उन्हीं चीज़ों को दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं, स्मगलर भी इस्तेमाल करते हैं। अभी देखें ईरान से जो डीज़ल की इतनी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी, इसी तरह आप देखें कि मुनशियात जो है। अच्छा, मैं अगर आपको UNODA की रिपोर्ट बताऊं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स की, तो एक वक्त ऐसा था कि पूरी दुनिया में जो हेरोइन की प्रोडक्शन थी उसका 60 से 70% अफ़गानिस्तान से हो रहा था। तो बात असल ये है कि अफ़गानिस्तान, जिस तरह आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा, वो तो सराउंडेड है ना, उसके कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ से वो मगरबी मार्केट्स तक वो चीज़ें पहुँचती हैं। तो ये जो ब्लैक मार्केट है पूरी दुनिया की, उसका मरकज़ है अफ़गानिस्तान। टेररिज्म भी एक्सपोर्ट करता है, ड्रग्स भी एक्सपोर्ट करता है, क्लाशनिकोफ और असलहा भी क्रिमिनल्स को एक्सपोर्ट करता है। आपको याद होगा, देखें बहुत सीनियर लोगों के, प्राइम मिनिस्टर पुराने गिलानी साहब जो थे
इसी तरह तासीर साहब थे, उनके बेटे तक अगवा हुए थे। वो कहाँ से बरामद हुए थे? वो अफगानिस्तान से बरामद हुए थे। यहाँ आपकी गाड़ी चोरी होती है तो पता चलता है कि वो किसी बाड़ा मार्केट से निकली है। तो ये सबूत क्या है इसका? इससे साबित ये होता है कि ये एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है। मुख्तलिफ तरह की मार्केट्स हमारे यहाँ तो वजूद में आ गई हैं, कोई बाड़ा मार्केट, कोई बुश मार्केट, कोई नेटो मार्केट, मुख्तलिफ नामों से मार्केट चल रही हैं। लेकिन इसमें सिर्फ जो अहम बात मैं दोबारा एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत, मुनशियात और टेररिज्म, ये जो रूट्स ऐसे हैं, चाहे वो कंटेनर्स हों, चाहे वो ड्रग्स हों, चाहे असलहा हो, चाहे दहशतगर्दी का सामान हो, ये सब इन रास्तों को, तो इसके ऊपर क्रैक डाउन करना एक नेशनल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट इंपेरेटिव है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इससे मुंसलिक है। आपने मसला समझा दिया, हम जरा आगे जाके इसके सोल्यूशंस पे बात करेंगे। लेकिन मुमताज बंगे साहब, आप तो बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं तुरखम के, थोड़ा आधे घंटे की मुसाफत पर, और उसका जो बराह रास्त बॉर्डर बंद होता है, खुलता है, फिर मार्केट्स, जिन ब्लैक मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी लोकेशंस भी उन्हीं सराउंडिंग्स में हैं, पेशावर के अतराफ में, इर्द गिर्द में। तो ये बताइए कि ये माफियाज कैसे डेवलप हो गए हैं और ये कितना बड़ा थ्रेट बन गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? शुक्रिया असद। असल में बात यह है कि ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड वाले जो पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन अब पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ये इनको इदराक हो गया है कि अब इस मसले से जान छुड़ाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मजीद पाकिस्तान ऐसे नुकसानात का मुतामिल हो। अब चंद एक मुट्ठी भर ताजरों को तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, वो इसके हक में बोलेंगे और वो ये कह के इसकी वो करेंगे कि ये चूँकि इंटरनेशनल ट्रीटी है उसके मुताबिक ये होना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में जो नुकसान हो रहा है वो इंतहाई ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप उसके अलावा भी गौर करें तो पाकिस्तान में जो अफगान मुहाजिरीन है उसकी तादाद अब भी काफ़ी ज़्यादा है। वो लोग क्या करते हैं कि मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, कोयला वो खरीद लेते हैं अफगान करेंसी में, उसको मुनाफा रख के पाकिस्तानी करेंसी में बेच देते हैं और फिर उसी करेंसी को डॉलर में चेंज करके वो बेच देते हैं। अब जाहिर है नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ। अब इसकी तरफ अब तक कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। अब जब तवज्जो दी गई तो ये मालूम हुआ कि ये चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छा, एक दूसरी बात जो तवज्जो तलब है वो ये है कि पाकिस्तान का जब ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मुआहिदा ख़त्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था, तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये पाकिस्तान जो है तब उस पर साइन करे। इस मुआहिदे में इंडिया को शामिल नहीं करता तब तक हम उसको नहीं कर सकते। अब मसला ये था कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि इंडिया से हम मतलब चीजें अफगानिस्तान से उधर चीजें चली जाती हैं, लेकिन उधर की इजाजत नहीं है। इस मुआहिदे की सिर्फ 5 और सिर्फ 55 जो है उसके साफ तौर पर इसका जिक्र है। तो काफी अर्से तक ये मसला होता रहा। फिर जब 2020 में इस बात की तरफ इस तो 2020 से पहले ये एक शर्त मुकर्रर की गई थी कि जितनी भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड की अशिया है, जो गुड्स है, उसकी सेंटेज की जाए। काफी अर्से तक होता रहा और उसमें ये जो स्मगलिंग थी उसकी काफी हद तक रोकथाम हो गई थी। फिर 2020 में उस वक्त की हुकूमत ने ये जो पाबंदी थी खत्म कर दी। अब ये पाबंदी क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में खसूसी तौर पर, क्योंकि वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन थे वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का कारोबार करते हैं, तो उनके आगे क्योंकि उन्होंने प्रेशराइज किया हुकूमत को, उस वक्त की हुकूमत को, तो उस वक्त ये खत्म हो गई। जब से स्टैंड खत्म हो गई है तो तब से ये मसला दोबारा शुरू हो गया। अब अरबों रुपए सिर्फ इस स्मगलिंग और ये जो अशिया जो वापस आ जाती है उसकी वजह से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है और वो चीजें भी उधर ले जाई जाती है जिससे अफगानिस्तान में फिर की जरूरत ही नहीं है। मतलब हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में किस किस चीज की जरूरत है और उससे अच्छा ये ट्रीटी है, इसकी ऐसी कौन सी अशिया है जो मतलब इसका मतलब है कि उसकी इंटेंशन ही ये होती है कि वो पाकिस्तान के लिए मंगवाई जाए और मंगवा के यहीं पर पाकिस्तान में बेच दी जाए, और फिर जैसे आपने बताया कि करेंसी अफगान करेंसी में ट्रेड करके वो पाकिस्तानी करेंसी में बेचते हैं, फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करवाते रहे हैं। अब तो खैर चलें थोड़ी सख्ती हो गई। तो ये कौन सी अशिया हैं मुमताज साहब जो वो मंगवाते हैं और उनकी वहां जरूरत नहीं है? बहुत सारी अशिया है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया है, इसके अलावा जो रबर, प्लास्टिक और ये जो दीगर अशिया है, इसकी वजह से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा की भी सिर्फ पिशावर में
तकरीबन 150 से ज्यादा जो लोकल सनतें हैं वो बीमार पड़ गई हैं। अब उसकी रिवाइवल इसलिए नहीं होती, वो इसलिए उससे कुछ नहीं किया जाता कि क्योंकि वो बाद में वो सस्ती जो चीजें हैं वो इधर पहुंच जाती है वापस, तो वो सनतें वो कैसे सर्वाइव करेंगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें अच्छा चार चीज है उसकी जरूरत नहीं है तो चली जाती है, वापस इधर आ जाती है। तो जहाँ तो लोकल मार्केट है तो बाहर है वो सर्वाइव तो नहीं कर सकता। प्लास्टिक और दीगर क्या जो है इलेक्ट्रॉनिक की चीजें जो है और इसके अलावा जो लोकल सनतों की चीजें हैं उसी का भी हाल है, इसकी इधर बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर दूसरी चीज बात यह है कि बहुत सारी अशिया अफगानिस्तान में सब मलेशिया से आ जाती है, वो उनको सस्ती पड़ती है, लेकिन फिर भी इधर से अफगान चीजें चली जाती है और वो वापस फिर आ जाती है, चीजें चली जाती है और वो वापस फिर आ जाती है। तो ये चीजें जो है इसी की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। और फिर एक और चीज ये भी है कि ये ट्रीटी जो है ये जब एक्सपायर हो गई तो इस पे इसलिए भी दोबारा उस पर साइन नहीं हो रहे थे कि चूंकि अफगान हुकूमत जो थी वो इस हक पे नहीं थी। उनकी इंडिया से तिजारत करना उनकी क्या मजबूरी है ये तो उनको पता होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है अब पाकिस्तान की वो सूरत हाल नहीं रही। पाकिस्तान जो है ये सीपैक पे जब हम जोर देते हैं इसकी वजह यही है, बुनियादी वजह यही है कि जब यहाँ पे शाहराई बनेंगी इसके तहत और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा तो यहाँ जो चीजें हैं गवादर से सीधी ये जाएंगी काशगर और ज़ियांजियांग का जो सूबा है चाइना के उधर, और उधर से फिर इंतहाई आसान रसाई वाला जो रास्ता है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान तक वो इंतहाई आसान भी है और वो पाकिस्तान को अगर शाहराएं ठीक है तो बहुत सस्ता भी पड़ता है। तो ऐसे तो जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसका तो पाकिस्तान से फिर कोई फायदा नहीं है। इसका अगर फायदा है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, ये सॉरी अफगानिस्तान का है। जी बिल्कुल सही है सर, आपने बहुत सारे पहलुओं पर गुफ्तगू कर दी मुमताज साहब में, लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा कि लोकल इंडस्ट्री हमारी तबाह हो गई है, तो ब्रिगेडियर वकार खान साहब एक चीज़ होती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और एक चीज़ होती है कंपेटिटिवनेस। अब हमारे यहाँ अगर आपकी को यहाँ पर लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उसको कंपेटिटिव प्राइस ही नहीं में वो चीज़ बना ही नहीं पा रहा और उससे सस्ती जो है वो स्मगल होकर आ जाए या उस तरीके से आ जाए जो हम पहले बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोकल मार्केट तो बिल्कुल तबाही, लोकल इंडस्ट्री तो बिल्कुल तबाही होकर रह जाएगी, जो हमने देखी है, जो असरात हमने मुरतब होते हुए देखे हैं। अब ये एक बड़ा गंभीर सा मसला बन गया है, आपके ख्याल में कैसे निपटें इससे? जी आई थिंक इसमें एक हमने माफियाज की बात की, अभी आ जाते हैं बॉर्डर कंट्रोल मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है। उसमें अगर आप सिर्फ डिपार्टमेंट्स गिने ना, अभी हर एक चीज़ के लिए देर आर सिविल डिपार्टमेंट्स, लाइक हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ 60 सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंशियल और फेडरल। फिर बॉर्डर कंट्रोल के यू हैव कस्टम्स, यू हैव फ्रंटियर कोर, बिल्कुल अगर पार्ट ऑफ इट इज इन्वॉल्व आई डेफिनेटली यू नो दे हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। लेवीज हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पूरी, लेट्स से बलूचिस्तान और केपी की, और जो बेस बना हुआ पंजाब और सिंध, तो यहाँ भी सूबाई हुकूमतें हैं। तो ये कोई चूचे नहीं है कि जी ये इनको पता नहीं है और ये चेक नहीं हो सकता। अगर आप देखें बाकी ममालिक में, मिडल ईस्ट भी है जहाँ फ्री मार्केट्स हैं, बट डेफिनेटली एंट्री एग्जिट पे बड़ा सख्त कंट्रोल है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ यू नो कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अभी आपने सुना होगा जब डॉलर माफिया पे क्रैकडाउन हुआ, कुछ कस्टम हुकाम को यहाँ से भेजा गया बड़े शहरों से कि जी आप एसी वाले कमरों से निकले जाके वहाँ पे काम करें। सो ये और देर आर चेक पोस्ट साफ ज़ाहिर में भी, देर आर सर्टन पासेज जहाँ से आप एनिमल ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज ये ट्रांसपोर्ट होता है जिस तरह अगर ईरानी डीजल है तो वो लेट्स से पिकअप्स पे आता है। सो इट मीन्स के आंखों के सामने हो रहा है, होने दिया जाता है, नॉट रियलाइजिंग। इसके अंदर मेरे ख्याल अगर टोटल आप देख लें 300-400 बड़े मगरमच्छ होंगे जो लेट्स से प्रोडक्शन पे बैठे हुए हैं, खाद वाली माफिया है, सीमेंट है, एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग, एंड देन दोज हु हैंडल जो पोर्ट पे होता है। और उसके बाद आ जाते हैं हुकाम जो बॉर्डर कंट्रोल पे हैं। अगर ये अपना काम, जिस तरह अभी बात हुई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की, जहाँ पे उस साइड पे रेंजर्स हैं या कस्टम्स हैं, क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी कम है, आई वुड से स्मगलिंग स्टिल होती है। सो इसको थोड़ा सा अगर आपने देखा है बेहतर किया तो बहुत सारी चीज़ें अभी अनअर्थ हो रही हैं। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन पाकिस्तान। एक्चुअली पाकिस्तान का जो फार्मर है सरप्लस प्रोड्यूस करता है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। आप एरिया देख लें पंजाब सिंध का जहाँ से प्रोडक्शन होती है, कंपेयर विद ब्राज़ील इन टर्म्स ऑफ साइज, एग्रीकल्चर लैंड है, अमेरिका है जो बड़े प्लेयर्स हैं एग्रीकल्चर के, रशिया है, यूक्रेन है, इंडिया है, चाइना है। तो इतनी सी थोड़ी सी जगह से इफ़ यू आर 5th-6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, आप कोई फर्स्ट 10 में
आप बाकी लाइफ स्टॉक में, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं अगर माफिया को कंट्रोल करें। सो दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज के अफगान ट्रांजिट ट्रेड इज जस्ट वन पार्ट ऑफ, यार एक स्टीम है, बट अदरवाइज देयर इज अ ह्यूज स्टीम जो विद इन पाकिस्तान कैंसर की तरह फैली हुई है। इनके अपने बेसिस हैं और बोथ वे है, यहाँ से चला गया ग्रेन, फूड ग्रेन और सेंट्रल एशिया तक जाता है, ईरान भी जाता है, और उधर से आ रही हैं अशिया, इवन कॉस्मेटिक्स आता है। पूछे अफगानिस्तान में क्या कंजम्पशन है कॉस्मेटिक्स की, और अगर आप पेशावर जाएं या पिंडी बाड़े में जाएं, आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स मिले, मे बी इट इज़ 10 टाइम्स कॉस्टलियर दैन जो पाकिस्तान में बनता है। सो इट मीन्स कि एक तो आप दुश्मनी कर रहे हैं मुल्क के साथ, और आप खुद जो है बिलियंस ऑफ लेट्स से डॉलर बना रहे हैं, और आपने एक एंट्रेंच किया अपने आप को। दूसरा, आप अपनी पूरी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री यहाँ पे कंपेटिटिव नहीं रहेगी, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम, जिसमें लेट्स से 50 करोड़ या 1 अरब तक लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे कम कोई लेट्स से स्पेयर पार्ट्स का करना चाहता है या स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा अगर उसको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी आसान लेट्स से उसके कॉस्ट पे, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मगलिंग जो है। और जिस तरह मैंने मिसाल दी है, ये आई थिंक रजी साहब ने एक सर्वे किया था, उसमें उनको पता चला कि इट्स अबाउट $35 बिलियन का स्पेयर पार्ट और सिर्फ कपड़ा पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। जस्ट इमेजिन कि हाउ मच लॉस यू कैन बेयर। सो रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, बॉर्डर कंट्रोल। आई फील के वी शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट। इट इज आई थिंक द स्टेट इज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय इनसाइड एंड आउटसाइड। अफगानिस्तान भी आपको टेक फॉर ग्रांटेड करता है, और अंदर जो बैठे हुए माफियाज वो भी कि जी ठीक है इसी तरह चलता है। और इसमें फिर बेशुमार चीज़ें हैं, ये पैसा किस तरीके से साइफन होता है फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म, और जो नेटवर्क्स हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए स्टेट, एंड आई थिंक 1 साल आप ये करें कंट्रोल, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी चीज़ें, और आपके डॉलर्स भी बचेंगे, और में भी आपकी इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो बुनियादी तौर पर मोहम्मद अली साहब, ये हमारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है ये माफियाज के निर्गे में आया हुआ पाकिस्तान बन गया हुआ है, और ये जो हम अफगान ट्रेड की इन वीकनेसेस का रोना रो रहे हैं, ये भी पाकिस्तान में मौजूद माफियाज के बगैर तो शायद मुमकिन नहीं होगा। तो क्या करना है, माफियाज के ऊपर हाथ डालना पड़ेगा, फिर इस मसले से निपट सकेंगे? जी बिल्कुल। देखें, मैं थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। पहले तो उसकी अहमियत तो क्विकली थोड़ा सा उसकी सिग्निफिकेंस और स्कोप को आइडेंटिफाई कर लें। देखें, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का ट्रेड है ना, पाकिस्तान कितना क्रिटिकल और वाइटल है अफगानिस्तान के लिए, हमारा बहुत लीवरेज है। हम अपने लीवरेज को, अपने इन्फ्लुएंस को, अपनी पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के तमाम अजनास और इन चीज़ों के ऊपर अफ़गानिस्तान की 38 मिलियन आबादी, तकरीबन सिंध की आबादी के बराबर एक मुल्क है जो डिपेंडेंट है, बल्कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। आपको पता है जो अभी IPPs में कोयला यूज़ हो रहा है, तकरीबन $250 मिलियन की पाकिस्तान इंपोर्ट करता है कोयला। और आपको पता है ये जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने उसकी प्राइसेस उस पर डबल से ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ा के हमारे लिए महंगा कर दिया है। इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान इज़ एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस फ्रॉम अफ्रीका एंड इंडोनेशिया। हमें 40,000 रुपये टन पड़ता है अफगानी कोयला, और 35,000 रुपये का टन हमें कोयला साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया से आता है। फिर यहाँ से ट्रेनों से हम कौन सा, तो वो हमारे ऊपर कोई आसान नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है, भाईचारे का हमने बहुत ज़्यादा, बहुत उसकी वजह से हम बेवकूफ़ बने हैं। दूसरी बात देखिए, इस ट्रांजिट ट्रेड का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। हम अफ़गानियों के लिए, मुझे सीधी बात करने दें, अफ़गानियों को हम इलीगल जो उनका ट्रेड है और स्मगलिंग है उसको टॉलरेट और ऑब्लाइज करने के लिए अपने सनतकार को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज़रा इसका इदराक करें कितनी बड़ी बात मैंने की है। तीसरी बात यह है कि पूरी जो हमारी ब्लैक मार्केट इकॉनमी है ना पाकिस्तान की, वो डिपेंड करती है अफगानिस्तान के ऊपर। अच्छा, हाँ, अच्छा। और फिर एक चौथी बात जो है मैं थोड़ी सी और भी कहना चाहता हूँ। अब आप चाहते हैं, आप CPEC डेवलप कर रहे हैं, और जब आप CPEC डेवलप हो जाएगा तो उसको आप जब ऑपरेशनलाइज करेंगे, आप चाहते हैं कि दुनिया की तिजारत यहाँ से हो, तो वो कैसे होगी कि अगर आपका इतना बैडली मैनेज्ड बॉर्डर कंट्रोल्स होंगे। चीन की तिजारत अगर कई बराज़मों को आपके थ्रू शुरू हो जाए तो वो इस मिजाज और इस निज़ाम के ज़रिए तो आप उसको मैनेज ही नहीं कर सकेंगे। कितनी स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट बढ़ जाएगी। पाँचवीं बात यह है कि अगर आप इस ब्लैक मार्केट को क्रैक डाउन करते हैं, इस कंटेनर की जो सारी मूवमेंट है उसको मॉनिटर रिकॉर्ड करते हैं,
उसको टैक्स नेट में लेके आते हैं प्रॉपर्ली, तो आपका ना सिर्फ लोकल जो इन्वेस्टर है वो कॉन्फिडेंट होगा, आपका जीडीपी बढ़ेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो क्यों इन्वेस्ट करे आपके मुल्क में आके, अरबी और चीनी, जबकि आप अपने ओन पाकिस्तानी इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते अगेंस्ट ब्लैक मार्केट एंड स्मगलिंग। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी ऑप्शन मतलब अफोर्डेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए हमें 4 चीज़ें फौरी करने की जरूरत है। ये 4 चीज़ें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये चारों चीज़ें मैं आपसे सुनता हूँ, मगर एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर ये देखते हैं कि जिस तरह से अभी बात की थी मोहम्मद अली साहब ने कि इसी मसले के साथ जुड़ा हुआ एक और मसला टेररिज्म और मनशियात की स्मगलिंग का भी है। अगर ये कंट्रोल करेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल होंगी। इस पर मैं मुमताज़ बंगर साहब से बात करूँगा। ब्रेक लेके वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैं मुमताज़ साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन ब्रिगेडियर साहब से ज़रा मैं एक पॉइंट ले लूँ, फिर आपकी राय इस पे लेता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि ये जो अभी हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड की इलीगल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे, क्योंकि वैसे तो शायद अग्रीमेंट के मुताबिक अगर चल रहा होता तो इसमें कोई बुरी बात ना होती, लेकिन उसमें इलीगल प्रैक्टिसेस उस पर हावी हो चुकी हैं। इससे ही जुड़ा हुआ मसला जो है वो फिर पैदा होता है ये दहशतगर्दी का भी और मनशियात की एक्सपोर्ट का भी। तो ये कैसे मर्ज हुआ है सारा कुछ? जी, आई थिंक इस पे आई क्विकली गो ओवर इट। बेसिकली अगर दोनों तरफ देखे जाए, हर कंट्री के पास लीवर्स होते हैं, लीवरेज होती है। अच्छा, पाकिस्तान के पास 6 पॉजिटिव लीवर हैं जो मैं क्विकली बताऊंगा। यू हैव इकोनॉमिक लीवरेज है, ट्रांजिट ट्रेड है, डेमोग्राफिक है, बिकॉज योर हाउसिंग 3 मिलियन अफगान, जिसमें से आई थिंक 7.5 लाख शायद इलीगल है। अभी अमेरिकन जब निकले हैं तो उसमें जो है ऑलमोस्ट 2.25 लाख अफगान फिर ट्रांजिट हो रहे हैं या बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद, पेशावर आप जाएं, हर दूसरी गली में। एंड डेफिनेटली हमने एक गुड स्पिरिट में इसको किया। देन यू हैव सोशल लीवरेज है, रिश्तेदारियां हैं, लैंग्वेज है, सेमिनरीज हैं हमारी जहाँ से तालीम ले के लोग गए, और फिर पाकिस्तान से काफ़ी सारे अफगान बच्चे हैं जो पढ़ के गए हैं, उनकी अभी 3री जनरेशन है यहाँ पे। एंड देन इज ऑफ कोर्स सिक्योरिटी लीवरेज है कि अगर आप जो है इसको सही तरीके से करते हैं, इन केस देयर इज टेररिज्म यू कैन गो एंड स्ट्राइक। आपके पास लीवरेज हमने इस्तेमाल नहीं किया। अफगानिस्तान के पास जो है 2-3 आई थिंक लीवर हैं जो नेगेटिवली इस्तेमाल। नंबर 1 इज टेररिज्म, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ के पीछे 30 ईयर्स की आई थिंक हिस्ट्री देख लें, ये हर गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है। आई विल नॉट से कि उन्होंने उनको बिल्कुल ऑर्डर किया, लेकिन उन्होंने आंख बंद किए रखी। और ये ऐसे लोग लाइक TTP जिनकी ओथ ऑफ एलिजेंस है विद द अमीरुल मोमिनीन, अगर वो उनको बात नहीं रख सकते तो आई डोंट बिलीव इट डिस्पाइट। और फिर इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी सारा जो है ना एविडेंस सामने रखा है। ताशकंद में जो हुई आई थिंक ग्रुप ऑफ 7 जो अफगानिस्तान के नेबर्स हैं, उन्होंने भी हाईलाइट किया है जी कि ये चीज़ है बेसिकली नाउ देयर हाई टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस अभी छुप नहीं सकती। देयर आर पिक्चर्स ऑफ देम डाइनिंग विद देम। इनको अभी एक और रिपोर्ट है कि अलकायदा के लोग हैं जिनको बाकायदा तनख्वाहें दी जा रही हैं और अपॉइंटमेंट्स हैं, तो ये छुपी चीज़ नहीं रही, यू कांट डिनाई इट। ठीक है जी, तो एक तो ये हो गया टेररिज्म का लेवरेज जो वो यूज़ करते हैं। देन इज ऑफ कोर्स के दे कैन बिकम अ प्रॉक्सी फॉर अ हॉस्टाइल पावर, थ्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जब इंडिया के साथ कर लेंगे, ठीक है जी आप कर लें। और एक किसी हद तक अगर ईस्ट वेस्ट ट्रांजिट रूट डेवलप होता है तो ये फिर उनके पास एक चीज़ आ जाएगी। पाकिस्तान ने जो है ये 6 के 6 लीवर जो है कभी नेगेटिवली इस्तेमाल नहीं किए, बट इन केस टेररिज्म डजंट स्टॉप तो देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। ठीक है, और उसको ग्रेजुएटेड भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा है कि डॉलर पे क्रैकडाउन हुआ है तो उसमें स्टेबलाइज हुई है, वहाँ पे बढ़ गई है। इस तरह बॉर्डर कंट्रोल अगर आप बेहतर कर लेते हैं, सो इंटरली अगर आई थिंक आप कर लेते हैं तो काफ़ी प्रेशर बनेगा, बिकॉज अफगानिस्तान इज ऑलरेडी आइसोलेटेड। अच्छा, डिप्लोमेटिक लीवरेज की मैंने बात नहीं की कि इस वक्त बहुत कम ममालिक है जहाँ पे अफगान एम्बेसियाँ, तालिबान के लेट्स से सफ़ीर तानियात हैं, और बहुत कम कंट्रीज जिन्होंने वहाँ पे सफ़ीर भेजे हुए। सो वी आर वन ऑफ द फ्यू, लाइक चाइना ने भी भेजा है। सो डिप्लोमेटिकली उनकी सारी डिप्लोमेटिक लड़ाई तो इस्लामाबाद से हो रही थी जब वो आए हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। सो इट मीन्स कि आपने पॉजिटिवली जो है उसकी हेल्प करने की कोशिश की है। इमेजिन कि अगर हम कहते हैं ठीक है 7.5 लाख जो अफगान इलीगल है वापस जाएं, क्योंकि इकॉनमी बहुत बेहतर है, उनका अफगानी बड़ा तगड़ा है, तो ठीक है जाएं भी, बड़े अच्छे हालात हैं, वुमेन राइट्स पे है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू।
इंटरली ठीक कर लें और ये जो 6 लीवर हैं इनको ग्रेजुएटेड तरीके से अप्लाई करें इन केस टेररिज्म स्टॉप नहीं होता। सो आई थिंक ये बड़ा आसान है। बाकी यू हैव एन ऑप्शन, केस से नहीं रुकता तो देन देयर इज अ मिलिट्री लीवर, इंशाल्लाह कैपेबिलिटी भी है। इन केस यू फाइंड के ये 3-4 सूबे हैं जहाँ से ये लॉन्च पैड्स हैं एंड वी फील, तो प्रियम्पशन की इजाजत यूएन भी देती है, जब आप पे टेस्ट अटैक करते हैं यू कैन गो एंड स्ट्राइक। लेकिन आई एम श्योर वहां तक बात नहीं जाएगी। सो आई वुड फिनिश हियर कि मेनली इंटरनली अपने आप को ठीक कर लें, माफियाज को फिनिश करें एंड देन यू नो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट, और चीजें आई थिंक बिल्कुल कंट्रोल हो सकती हैं। सही है, बिल्कुल सही है। मुमताज़ बंगश साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो टेररिज्म वाला मामला है और मनशियात वाला मामला है वो भी इसी में जो है वो गड़बड़ होके, यानी जब ये आप लूप होल्स छोड़ते हैं तो फिर उसको भी रास्ता मिलता है, ये सारी सिचुएशन जो है वो किस तरह से एक कॉम्प्लिकेट कर रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जानिब से तो बड़ी कोशिश की जाती है कि ये जो ड्रग्स हैं जो अफगानिस्तान से आती हैं, जाहिर है पहले इधर कबायली इलाकों में पोस्ट की काश होती थी, हम आए रोज सुनते थे कि वहाँ पे पोस्ट की काश तलब कर ली गई है, लेकिन अब मेरा ख्याल है 7 जो साबिक कबायली एजेंसियाँ हैं, अब तो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पोस्ट की काश की जाती हो। और तालिबान के दौर में ये सिर्फ चंद माह कबल खुद तालिबान के एक वजीर ने यह बात की थी कि हम इसलिए भी जो पोस्ट की काश्त है उसको तलफ नहीं कर सकते कि इससे हमारी हाफ अमीनियन आबादी जो है, खानदान जो है, वो इस कारोबार से वाबस्ता है, तो पहले हमें जो दुनिया है, जो मगरिबी दुनिया है, वो हमें पहले इसकी कंपेंसेशन दे, उसके बाद हम ये तलब करेंगे। और असल एक अहम बात मैं जो आपको बताऊं, पूरी दुनिया का जो 85% ड्रग प्रोडक्शन है वो अफगानिस्तान से होता है। अफगानिस्तान में जो ड्रग प्रोडक्शन है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। और अब तो अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले दिनों, मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले इस किस्म की एक रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा है कि एक नई ड्रग है जिसको फेंटामाइन कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन उधर शुरू हो गई है और बाकायदा तौर पे उसकी स्मगलिंग भी हो रही है। तो नई नई चीजें, अभी ये जो आइस का नशा है ये फैल गया है, ये कहीं पाकिस्तान के अंदर से ये चीज नहीं बनी, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी उसमें वो जिद्दत आ रही है, ये उधर ही से होती है। और फेंटामाइन के बारे में कहा जा रहा है कि ये इंतहाई खतरनाक ड्रग है और ये अगर दूसरे ममालिक में पहुंच जाए तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से तो ये होता है कि सिर्फ तुरखम के बॉर्डर पे एक ही दफा पे कोई 130 किलोग्राम हेरोइन जो है वो एक ही वन गो में पकड़ा गया था। तो इसका मतलब यह है कि ये जो ड्रग्स है ये इसी उसमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जो गाड़ियां हैं उससे भी इसको खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि इसके थ्रू भी हो सकती हैं। तो जब तक कि उस पर मुअस्सर वो ना हो, मतलब बॉर्डर पे तो काफी उसमें सख्ती होती है, लेकिन उसमें एक ये मसाइल भी हैं। अच्छा, ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की उसमें बात हो रही थी, उसमें इवन ट्रीटी के तहत कस्टम वालों को भी इख्तियार नहीं है कि वो जो गुड्स डिक्लेरेशन है वो सिर्फ उसमें 20% चेक कर सकते हैं। अब जब पाकिस्तानी हुकूमत ने यह कहा है कि 5% इजाफी उनको चेकिंग का वो दिया जाए, तो वो भी उसको इजाजत नहीं मिली। तो ये इतना खतरनाक मुआहिदा है कि इसका सरासर नुकसान सिर्फ पाकिस्तान ही को हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एक मुआहिदे के तहत वहाँ से आने वाले ट्रक्स को या वहाँ जाने वाले ट्रक्स को खोल के चेक ही नहीं कर सकते, तो फिर आप उसमें कुछ भी भर के ले आए, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे ड्रग्स की हो रही है तो निकलनी तो कहीं ना कहीं से है। वो देखिए, इसको मैं बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। एक गाड़ी है जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रही है या अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रही है, या एक शख्स है जो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है पाकिस्तान से अफगानिस्तान या वाइस वर्सा। अब अगर वो ड्रग्स कैरी करता है अपने जिस्म के अंदर, या एम्यूनिशन कैरी करता है, या आईईडी कैरी करता है, या सुसाइड जैकेट कैरी करता है, या मुनशियात कैरी करता है, वो तो कुछ भी कैरी, या डॉलर कैरी करता है। द पॉइंट इज कि गाड़ी और इंसान जो है, हर इंसान और हर गाड़ी को चेक नहीं किया जा रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपने, जिस तरह ब्रिगेड साहब ने भी कहा, आपकी बहुत सारे इदारे हैं, एफसी है, लेवीज है, कस्टम्स है, FIA है। तो देखें, जो मिजाज और तर्ज अमल आपका, और कितनी स्ट्रिंजेंट चेकिंग होती है। आप एयरपोर्ट में जाएं, ठीक है, आप नेवल पोर्ट में जाएं, तो ये मतलब नेचर ऑफ थ्रेट तो वही है।
आप जहाज में मनशियात पकड़ी जाती है तो इतनी बड़ी खबर लगती है, तो अगर बॉर्डर पे पकड़ी जाती है तो क्यों खबर नहीं लगती? वो कोई कम थ्रेट है। तो बुनियादी बात यह है कि जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैं उससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल नॉर्मल स्टेट के तौर पे अगर बिहेव करना है और अपने आप को डेवलप करना है और अपने आप को सिक्योर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो तर्ज अमल है, मूवमेंट ऑफ इंसान एंड कमोडिटीज़, वो कंसिस्टेंट भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो, अकाउंटेबल भी हो और कंप्रीहेंसिव और फूल प्रूफ हो तमाम लैंड, एयर, सी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे। ये इससे क्या फर्क पड़ता है कि इंसान पैदल जा रहा है या जहाज में जा रहा है या गाड़ी में जा रहा है, या वो तो ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आपके पास ये लूप होल्स हैं जिसको ब्लैक इकोनॉमी, जिसको स्मगलर, टेररिस्ट, जखीरा अंदोज, स्मगलर्स ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको आपको प्लग करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्विकली 4 तजावीज़ आपके सामने ये रखना चाहता हूँ आपकी तवासुत से। नंबर 1 ये कि देखें, जब भी आप 4 चीजें रखना चाहते हैं तो आप ब्रेक पे आ जाती है। अब अगर मुझे इजाजत दे दें तो ब्रेक से आके सीधा मैं आपकी इन 4 चीजों के पास आ जाता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप 4 तजावीज़ शायद देना चाहते हैं जरा। जी नहीं, आपने जो मुझे ब्रेक का टाइम दिया तो मैं 6 तजावीज़। अच्छा, 2 ब्रेक में बढ़ गई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो सरकारी इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है कानूनी आइनी कि वो बॉर्डर को सिक्योर करें, मैनेज करें, कंट्रोल करें, वहाँ पे आई थिंक जो अफराद रिस्पॉन्सिबल हैं और वो पहलू तही कर रही हैं अपनी जिम्मेदारी से, उनकी अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब उसके बगैर जाहिर बात है कि जो रिस्पॉन्सिबल है, ही इज़ लुकिंग द अदर वे एंड इज़ नॉट डूइंग हिज जॉब। सही। तो आई थिंक सम हेड्स शुड रोल। तही कर रहे हैं या फिर मुलव्वस हैं, या बिल्कुल ऐसे ही है। तो सम हेड्स शुड रोल अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस। और मैं समझता हूँ जो नई लीडरशिप आई है उनका एक एटीट्यूड है और पॉजिटिव अप्रोच है। मैं समझता हूँ कि वो अकाउंटेबिलिटी उनको करनी चाहिए और कुछ एग्जाम्पल्स आप कायम करेंगे तो वो नीचे तक उसका असर पूरे इंस्टीट्यूशन में पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इंसान के बजाय जो बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के मामलात हैं इसको टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कर दें। जहाँ पे आप इंसान के एलिमेंट को निकालेंगे तो करप्शन भी कम हो जाएगी। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, सीसीटीवी के ज़रिए 24 आवर मॉनिटर करेंगे क्या मूवमेंट हो रही है, बंदे के फेशियल रिकॉग्निशन के ज़रिए, उसके डीएनए के ज़रिए रिकॉर्ड करेंगे कि एक बंदे ने कितनी दफ़ा बॉर्डर क्रॉस किया है और किस बेसिस पे किया है, वीज़ा किस नौइयत का था, ट्रैवल परमिट किस नौइयत का था। हर चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली आजकल, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इससे आपके अखराजात बच जाएंगे। जो एक बंदे को आप तनख्वाह देते हैं, पेंशन देते हैं, स्मार्ट सोल्यूशन होगा, उसमें से करप्शन भी नहीं, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, फिर आपके पास एक डेटाबेस भी बन जाएगा, एक साहब की ये गाड़ी, इस नंबर की गाड़ी ने 50 दफ़ा ट्रांसफर क्रॉस किया है, अभी ये एंटर हुई है और 2 दिन के बाद ये वापस कैसे जा रही है। ये तमाम मामलात हैं। अच्छा, फिर तीसरी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंसेंटिवाइज भी करें करप्शन की क्रैकडाउन को, थोड़ा सा इंसेंटिवाइज भी करें, पनिशमेंट का डेटरेंस भी क्रिएट करें और साथ में इंसेंटिव, जो पकड़े बड़ा स्कूप करे, बड़ी चीज़ों को पकड़े, उनको आप इनाम दें 1 मिलियन या जो भी मुनासिब हो सकता है, ताकि वो एक सक्सेसफुल उसको इंसेंटिव भी मिले। चौथी बात यह कि लैंड, एयर, सी जो तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उस पे आपका बिहेवियर और आपका मैकेनिज्म कंसिस्टेंट और एक जैसा होना चाहिए। उसमें क्यों तफरीक नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बात जो है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की, मैं उसको चाहता हूं कि उसको एक्सेलरेट किया जाए कि अफगानियों को हमने 44 साल जो उनकी मेहमान नवाजी की है, अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हम तवक्को करें कि वो अपने घरों को जाएं और आबाद करें प्रैक्टिकली। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो डेफिनेटली नहीं, आपसे देखें, आप ह्यूमन राइट्स और दूसरी बातें करते हैं। अमेरिका ने जमहूरियत नाफिज करने के लिए 20 साल लगाए ना अफगानिस्तान में, तो अमेरिका को कहेंगे इन 20 लाख को इमिग्रेशन दे के अमेरिका में आबाद कर लेना।
अगर इतनी इनसे मोहब्बत है आपको। अच्छा, तो दूसरी बात, आप अगर कर रहे हैं ना, आप इनको रजिस्टर करते हैं ना, इनको आप टैक्स नेट में लेके आते हैं, और तो मैं समझता हूं कि इट्स अबाउट टाइम कि अब आप इनको आइडेंटिफाई करें। नादरा का डेटाबेस मौजूद है, उसमें बहुत सारे जो लोग नहीं हैं उनको ट्रैक डाउन करके ग्रेजुअली, ग्रेसफुली, रिस्पेक्टफुली बट टाइमली अब अपने घरों को भेजें, ताकि हमारे अंदर ये जो सारे मसाइल हैं उनमें भी कमी पैदा हो। ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो ये हो रहा है कि ये आप अब यहाँ हमारे यहाँ जो लूप होल्स हमारे सिस्टम में हैं, वो यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड बना लेते हैं, यहाँ पाकिस्तान के पासपोर्ट बना के फ्लाई करते हैं, तो ये हो तो नहीं, लेकिन उसमें मैं क्विकली देखें, इलीगल तरीके से होता है। नहीं, वो उसको पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपका या मेरा अगर जाली आईडी कार्ड बना हुआ है ना, तो वो आपके नादरा के बे फॉर्म से मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे फैमिली ट्री नहीं होगा। सही है, तो वो पकड़ा तो जा सकता है, लेकिन पकड़ना चाहें तो। मुमताज मंगट साहब, ये जो 3 मिलियन के करीब अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जाहिर है ये अफगान का वॉर का ज़माना ख़त्म हो चुका, अफगानिस्तान में अमन है, वो अपने मुल्क में वापस जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर पैदाइश हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमने वो जिस तरह से बाकी लोग मुहाजिरीन को एक मखसूस जगह पर जो है वो महदूद कर देते हैं, हमने वो नहीं किया। जैसे तुर्की ने सीरियंस को जो है वो एक ख़ास मखसूस एक बाउंड्री वर्ल्ड एरिया है उसके अंदर मखसूस रखा हुआ है, वो शामी मुहाजिरीन वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। ये सब चीज़ें करने की थी, मगर नहीं किया। चलें, अब ये साल इसमें गुजर गए और अब दूसरी तीसरी नस्लें यहाँ पर उनकी पैदा हो गई हैं। लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको कैसे डील किया जा सकता है, और इसको डील किए बगैर शायद हम मसले का हल भी नहीं कर सकते। और ये जो इनमें से कोई 8, 9, 7, 8 लाख लोग तो शायद पाकिस्तान में उस तरह से रजिस्टर्ड भी नहीं है या इलीगल हैं, तो कैसे आप देखते हैं इस मसले का हल? असद, मैं एक छोटी सी बात, ये मोहम्मद अली साहब ने ये टेक्नोलॉजी की बात की है, उसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं कि ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा है, बाकायदा तौर पे इसमें एक ऐसी शेक भी मौजूद है जिसमें यह कहा गया है कि ये जो ट्रक्स हैं बाकायदा तौर पे इनकी ट्रैकिंग होगी। पाकिस्तान ने उस पर अमल कर दिया और काफी हद तक उस पर कामयाबी भी हुई, लेकिन अफगानिस्तान के साइड पे साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक कोई पेशरफ ना हो सकी। वो तो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमतें बदलती रहती हैं और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, जो भी नहीं है। पाकिस्तान ने उनको ऑफर भी किया था कि हम लोग आपके साथ मदद करके वो करेंगे। अब वहां से जो गाड़ियां आती है उसमें क्या होता है, वो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को तो छोड़ना होता है। वहां तो बॉर्डर के ऊपर आपने तो जो है वो तुर्खम बॉर्डर से क्रॉस किया है, मैंने भी किया है, वहां पर तो पाकिस्तान का एक इमिग्रेशन सेटअप है, अफगानिस्तान की साइड पर तो वो भी नहीं है। वो तो ये भी ट्रैक नहीं करना चाहते कि कौन एंटर हो रहा है, लीगली हो रहा है, इलीगली हो रहा है। वो तो पासपोर्ट भी चेक करने को वो नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि वो तो इसको बॉदर ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो चेकिंग का जो उनका तरीकाकार था वो आपको पता है, हम वो साथ ही थे कि किस तरीके से वो लेके गए हैं, 200-300 सवालात किए और बस वो जाने दिया। बहरहाल वो तो खैर उनकी तो कमजोरियां हैं, लेकिन वो जो ये जो अफगानियों की बात आप की है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये 2 ऐसे सूबे हैं कि जहां पे अब भी लाखों अफगानी मौजूद हैं। इसमें 2 किस्म के अफगानी हैं। एक अफगानी वो हैं कि जिन्होंने बाकायदा तौर पे जो फॉरेन जो ओरिजिन कार्ड जो अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए उनको जारी होता है वो बना लिए और हर साल उसकी तोसी उसमें होती है और बाकायदा तौर पे वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। एक ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल इल्लीगल यहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास कोई मतलब डॉक्यूमेंटेड वो है ही नहीं, न उनके पास है और न उनके पास अपना कोई रिकॉर्ड मौजूद है। और एक ऐसे हैं कि जो नादरा के पास बाकायदा तौर पे वो शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड रखते हैं। और ये जो फैमिली ट्री वाली बात है, ये बड़ी आसान बात है। ये तो हम बाकायदा ऐसे लोगों से मिलते हैं और उनसे जब बात करते हैं, भाई क्या हमने शनाख्ती कार्ड बना लिया है, खुल के आपको बताते भी हमने बना लिया है। और ये जो फैमिली ट्री है वो इस तरह से होते हैं कि फर्ज के कपल है, उसके बच्चे नहीं है, तो 3 बच्चे जो हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं, उसकी फैमिली ट्री में चले जाते हैं। उसकी वालदियत, तो उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि वालदियत ए हो, बी हो, सी हो, उसमें चले जाते हैं। अब वेरिफिकेशन का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो सारी जो चीजें हैं वो दोबारा चेक हो और उसमें वो हो कि ये इनके बच्चे हैं भी या नहीं है। एक बड़ी मशहूर एक खातून थी जो नेशनल जियोग्राफिक ने उसको वो भी किया था, शरबत बीबी। वो बाकायदा तौर पे उसके बच्चों ने भी शनाख्ती कार्ड बना रखे थे यहाँ पाकिस्तान में। और मेरे ख्याल में ये हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी तकरीबन 2-3 साल कबल। वो यहाँ पे जब उसका शनाख्ती कार्ड का पता चल गया कि यहाँ पे वो रह रहे हैं, हमारे ऑफिस के करीब ही रह रहे थे, तो उसके बाद वो यहाँ से चले गए और अब वो गायब हो गए। तो जब ये हाल हो कि इतनी फेमस खातून जो शनाख्ती कार्ड बना लेते हैं, पासपोर्ट बना लेते हैं जी, पासपोर्ट बनाते हैं और उस पासपोर्ट के थ्रू जो है वो फ्लाई करते हैं। जब बन जाता है तो पासपोर्ट का तो कोई मसला ही नहीं होता। बिल्कुल। तो ये अच्छा, और दूसरी बात ये कि इधर उनके बिजनेसेस हैं,
पेशावर में बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहां पे अफगानी हैं, वो शक्ल से नजर आते हैं कि वो अफगानी है, हम लोग बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन वो लोग न टैक्स देते हैं, न उनके लिए अच्छा, अगर वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं रखते तो उनका बैंक अकाउंट भी नहीं है, वो पैसा, अच्छा, इनमें से अक्सर ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान, तो अब ये बताएं ना मुमताज साहब कि ये क्या मुमकिन है, जो हमारी ख्वाहिश है कि ये वापस चले जाएं? मेरे ख्याल में जब हम इनको देखते हैं, इधर पेशावर में देखते हैं, सवाबी में देखते हैं, इसके अलावा जो मर्ज एरिया है वहां पे देखते हैं, वहां पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई यहां से चले जाए। हम गए थे, गजनी गए थे और ये कंदहार गए थे, वहां पे जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेरा ख्याल है हमारे जो पसमानदा इलाके हैं, पसमानदा तरीन इलाके, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में और उन इलाकों के लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा फर्क है। तो उनका मेरा ख्याल है, अच्छा, उनके बच्चे जो हैं वो यहां से पढ़ लिख गए हैं, उनको पर्शियन नहीं आती, उर्दू आती है, उनको पश्तो आती है, यहीं की पश्तो आती है, और वहां की पश्तो, वहां के जो डायलेक्ट है वो उनको पता ही नहीं है, तो उधर जाके क्या करेंगे? जाहिर है वो तो जिस तरह से हमारे लोग चले जाते हैं, वेस्ट में चले जाते हैं, वहां पे वो पोलिटिकल असाइलम क्लेम कर देते हैं और रिफ्यूजी बन जाते हैं, तो वक्त गुजारते हैं। ये मुल्क जो है उनके लिए तो किसी नेमत से कम नहीं। बुनियादी तौर पर, मैं आखिरी मिनट है जी, सही है मोहम्मद अली साहब, बुनियादी तौर पर इस वक्त इस इशू पर मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को ओवरऑल जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में ये लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इस पे एक पूरा फोकस करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी में ये जो हमने दरारें डाली हुई हैं इसको किया जा सके। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस पर पूरा फोकस करे इस वक्त? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह शुरू में कहा, ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको बहुत अरसे तक ओवरलुक और निगलेक्ट किया गया है। और ये खुशाइन बात है कि इस वक्त की जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है और फ़ौज की क़यादत है, वो एक पेज पे है। तो इसको डिसाइसिवली एक इन तमाम इदारों के रिफॉर्म की तरफ भी लेके जाना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए और डिसाइसिव होनी चाहिए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी होना चाहिए, ताकि ये सिर्फ वंस इन अ वाइल ना हो, बल्कि ये सस्टेनेबल सिस्टम ही आप इम्प्रूव कर दें, ताकि जब तक वो लूप होल्स को आप सिस्टमिक लेवल पे ख़त्म नहीं करेंगे, ये आज आप कर रहे हैं तो कल को वो फिर एक्सप्लॉइट कर लेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने ताजिर को भी बचा सकें, अपने नेशनल सिक्योरिटी को भी बचा सकें, दहशत गर्दी का भी खात्मा कर सकें और अपने सरमाए और बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, मुमताज़ बंगर साहब, आपको भी शुक्रिया, ब्रिगेडियर वकार साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।